मैं बात कर रही थी इन दो एग्जाम्स के बारे में। कॉलेज कैडर के एग्जाम में जो एचपीपीएससी करवाता है दैट इज टोटली ऑन थ्योरी बेसिस, है ना। एचपीपीएससी का वो थ्योरी बेसिस पे होता है। बट अभी आपका एग्जाम हुआ था एक ही पोस्ट के लिए जो हुआ था दैट इज एचपीपीएससी का ही हुआ था, पॉलिटेक्निकल लेक्चरर का। ठीक है, उसमें एमएससी मांगी थी, नेट सेट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यही था और एक ही पोस्ट थी। आई थिंक वो कैटेगरी की पोस्ट थी। और दूसरा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉलेज कैडर का। ये अभी 2020 में हुआ है ये एग्जाम। ठीक है, ये कॉलेज कैडर का एग्जाम है। तो ये जो दो एग्जाम्स हैं इसमें आपसे बहुत ही क्रिस्प छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि सेट एग्जाम में अगर आपने दिया हो अभी रिसेंटली, जैसे सेट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था उसी तरह के ये दो क्वेश्चन पेपर थे। इट वाज शॉर्ट, इजी, और मैं कहूंगी कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके थे ना वो उन्होंने मैक्सिमम सिलेबस कवर किया था। ठीक है, हमें डिफिकल्ट क्या लगता है? डिफिकल्ट ऐसी चीज लगती है जहां पे आपसे इन डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पर ये इजी था पेपर और इसमें बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे, डायरेक्टली पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर आप बात करें जेंटल डिस्टॉर्शन की तो हाँ इसमें पूछा गया था, है ना। इन तरह के एग्जाम्स में इसमें भी पूछा गया था। तो मतलब अप्रोच कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 2018 में हुआ था हिमाचल का। तो आपको क्या करना है, आपको अभी कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको हर टाइप का, आपको पहले तो पूरा सिलेबस कवर करना है ना। फुल सिलेबस कवर करना है आपको, और साथ साथ में हर सिलेबस के साथ साथ आपको हर कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है? ऑलराइट। सो जेंटल डिस्टॉर्शन की अगर मैं बात करूं तो जेंडर डिस्टॉर्शन आपने पढ़ी होगी। दिस इज मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ बेसिकली जेम्स हुई की एक बुक है, ग्रीन कलर की बुक आती है। ठीक है, उस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, वहां से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और बुक है श्रीवर एटकिंस, अगर किसी के पास हो तो। ये दोनों बुक्स काफी अच्छी हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए और कोऑर्डिनेशन रिएक्शन के लिए। और अगर आप मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको कुछ भी पढ़ना है तो ये अच्छी एक बुक है। ठीक है, एक सेकेंड। Gentler distortion is a distortion of coordination compound. इसमें तीन कंडीशंस रहेंगी, सुनते जाइएगा ध्यान से, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बीच बीच में दूंगी। तो तीन कंडीशंस रहेंगी। व्हाट आर दीज? कि पहला, जो आपका एटम है दैट शुड बी इन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड जो है, जिस ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे दैट शुड बी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एंड थर्ड शुड बी कि जो आपकी इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेशन होगी दैट शुड बी एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन। तो क्या बोलता है, जेंडर डिस्टॉर्शन क्यों होती है? ठीक है, पहले तो डिस्टॉर्शन जो है वो भी दो तरीके की होती है, बट ये डिस्टॉर्शन क्यों होती है और कैसे होती है? देखिए, आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड अगर मैं देखूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, तो मेटल ऐसा है और लिगेंड्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। They all have 6 equal bonds in regular tetrahedral. But if you, अगर आप बात करेंगे एक ऐसे डिस्टॉर्शन की, और वो डिस्टॉर्शन किस केसेस में होगी? When you see an atom on a ground electronic configuration, ठीक है, और उसके degenerate orbitals में अगर asymmetric occupation होता है
तब आपकी जैन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। मैं रिपीट करती हूँ फिर से कि ऐसे कंपाउंड्स अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। नाउ बाय एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन मेरा क्या मतलब है? एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन की availability of more than one degenerate orbitals for an electron। ठीक है, मैं समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव T2G ऑर्बिटल्स। अब ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि जो 5 ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 वो आपके स्प्लिट कर जाते हैं EG ऑर्बिटल्स में और T2G ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बारे में तो ये आपस में डीजेनरेट हैं। EG इज डबली डीजेनरेट और T2G इज ट्रिपली डीजेनरेट। ठीक है, तो अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है फॉर एग्जांपल T2G1, तो T2G1 एक इलेक्ट्रॉन फिल होना है। ठीक है, इसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है ऑर्बिटल्स की फिल होने की? ये यहाँ पे भी फिल हो सकता है, यहाँ पे भी फिल हो सकता है, यहाँ पे भी फिल हो सकता है, बिकॉज अभी उसके पास तीनों अवेलेबल है। ठीक है, तो इट इज एन एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन कि एक इलेक्ट्रॉन है और हमको भरना है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो T2G1 इज एन एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन। T2G2 एक भर दिया, दूसरे के पास फिर से अवेलेबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन। फिर अगर आप देखें, हाँ, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं तो ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होगा T2G3 में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होगा इसके पास एक ही अवेलेबिलिटी है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 अवेलेबिलिटी। नाउ दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक ऑक्यूपेशन अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिक ऑक्यूपेशन आपकी दो ही केसेस में होगी। एक केस तब होगा जब आपके पास या तो हाफ फिल्ड, जिसको कहेंगे ना हम T2G हाफ फिल्ड है, या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, ये तो हाफ फिल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे और फुली फिल्ड होंगे, तब आपकी सिमेट्रिक ऑक्यूपेशन होगी। ठीक है, कोई डाउट किसी का भी कोई डाउट हो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, या इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फोन से। आपको आवाज आ रही है ना? नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। आप हाँ या ना कह दीजिए, क्योंकि अब मुझे डाउट हो रहा है कि क्लास सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। तो ये थी आपकी जेंडर डिस्टॉर्शन का, मैंने ये आपको क्या बताया, ओवरव्यू, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन बताई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जेंडर डिस्टॉर्शन होती किस किस कंपाउंड्स में है। ठीक है, तो जेंडर डिस्टॉर्शन उन कंपाउंड्स में होगी जहां पे एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन है।
और अगर मैं बात करूं एक्सटेंट ऑफ जैन-टेलर डिस्टॉर्शन कि किस कंपाउंड्स में कितनी ज्यादा होती है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास अभी हम पढ़ते हैं दो तरह के कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। दोनों ही कंपाउंड्स में अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन दोनों में हो सकता है, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज यहाँ पे लिगेंड्स आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिगेंड्स नहीं, सॉरी, जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो मेटल के ऑर्बिटल्स है ना, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल में, राइट, वो स्प्लिट करते हैं आपके, तो वो जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिगेंड्स, और मैं कहूंगी कि एक्सिस। इसलिए आपने क्लास में देखा होगा, मैंने टेट्राहेड्रल के बारे में बात की थी कि यहाँ पे जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो इन बिटवीन एक्सिस करते हैं, ठीक है। अगर ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो मेटल अगर मैं आपको सेंटर में रखूं और टेट्राहेड्रल की बात करूं तो दे विल अप्रोच इन बिटवीन दी एक्सिस, ठीक है, चार कॉर्नर से इन बिटवीन एक्सिस में अप्रोच करते हैं, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो आपको इन बिटवीन प्लेन्स दिखाई देती है। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस। और अगर आप बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की तो ये तो एक्सिस पे ही होते हैं, ठीक है, लिगेंड्स की, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कहाँ पे होगी, एक्सिस पर होगी। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में से किसका ज्यादा जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे, तो वो दिखाएंगे आपकी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल में देखी नहीं जाती है, और देखी भी गई है तो बहुत कम देखी गई है। इसका एक और रीजन है कि टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6 लिगेंड्स होते हैं। तो वैसे तो पहले से ही ऑक्टाहेड्रल आपको पता है कि इसकी स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, डेल्टा नॉट इज वेरी ग्रेटर देन डेल्टा टी। वो क्यों है, क्योंकि लिगेंड ज्यादा होने से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा आपका मतलब हाई एनर्जी में चला जाता है, तो उसको और स्टेबलाइज होने के लिए, T2G ऑर्बिटल्स को स्टेबलाइज होने के लिए और नीचे जाना पड़ता है। जितना ये ऊपर जाता है उतना नीचे इनको आना पड़ता है। डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर आप देखें तो इस तरह से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और पहले से ही 6 लिगेंड्स हैं, फिर उसके बाद एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन भी आ रही है ना, तो दोनों चीजें जो क्या कर रही है आपकी, राइज इन एनर्जी कर रही है, तो ओवरऑल ओवर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि देखिए जैन-टेलर डिस्टॉर्शन होता क्यों है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ जैन-टेलर डिस्टॉर्शन, इफ समवन आस्क्स यू, पता है क्या, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर जैन-टेलर डिस्टॉर्शन? सी, पहले तो आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था, ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, है ना। जैसे ही आपके पास एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन आया, दिस एसिमेट्री वर्ड गिव्स, ये एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन की वजह से ओवरऑल एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स राइज कर जाती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, इस एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल विल गिव राइज टू एनर्जी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। उस एनर्जी को कॉम्पनसेट करने के लिए डिस्टॉर्शन की जाती है, ठीक है। अब वो डिस्टॉर्शन किस टाइप से होती है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवर एंड ओवर किसका ये सारा गेम किसका है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये डिस्टॉर्शन होती है, एंड विच विल गिव अस स्टेबल कॉम्प्लेक्स,
क्या बनाएगा, फिर ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा डिस्टॉर्शन के बाद, ठीक है। एक एनर्जी को रिलीज करना चाहेगा, ये जो हाई एनर्जी है उसको रिलीज करके अपनी एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में आना चाहेगा, इसलिए आपकी जॉइंट डिस्टॉर्शन होती है। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में सबसे ज्यादा जॉइंट डिस्टॉर्शन होगी, क्योंकि वैसे ही 6 लिगेंड्स थे हमारे पास, और 6 लिगेंड्स होने के बाद एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन भी था, तो अब ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन यहाँ पे फेवर करेगी। टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं है, टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड्स है, उसका काम चल रहा है आराम से, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑक्टाहेड्रल में भी बात करूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो बहुत ही मेसी है बट फिर भी इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी, सॉरी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की बात होगी, सो टेट्राहेड्रल विल बी लोअर देन ऑक्टाहेड्रल, है ना, एक्सटेंट ऑफ जॉइंट डिस्टॉर्शन। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिर ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स, तो इसमें भी सबसे ज्यादा होता है EG ऑर्बिटल्स में। क्यों? बिकॉज दे आर डायरेक्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिगेंड्स, मतलब ये लिगेंड्स के साथ एकदम डायरेक्ट अप्रोच में है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में वैसे बराबर है, बट ये क्या है, ये इन बिटवीन द प्लेन है। क्यों? क्योंकि DXY DYZ और DZX ऑर्बिटल्स है ना, ये हमने देखा हुआ है ना, तो ये तो इन बिटवीन है, यहाँ पे एक्सिस के अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस। अगर बात करूं मैं EG ऑर्बिटल्स की, तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा जेंटल डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि EG में आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो किस तरह की डिस्टॉर्शन होगी और किस तरह की नहीं होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया एक्सटेंट ऑफ जॉइंट डिस्टॉर्शन, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल में T2G कंपाउंड्स, एंड फिर ऑक्टाहेड्रल में ही आएंगे EG कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इन कॉन्फ़िगरेशन जॉइंट डिस्टॉर्शन होती किस तरह की है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्टॉर्शन। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अगर मैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात करूं, ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है जहां पे 6 बॉन्ड इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद दो टाइप की डिस्टॉर्शन कौन कौन सी है? तो ये दो टाइप की डिस्टॉर्शन होती हैं, जिसमें ठीक है, तो देखिए एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन है, इट इज हाई इन एनर्जी अभी तक, ठीक है, ये हाई एनर्जी में है।
ये एनर्जी खुद को रिलीज करना चाहेगा, दो वे में रिलीज करता है ये जेड एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स है, जेड एक्सिस लिगेंड्स जिनको हम क्या कहते हैं, कौन से दो लिगेंड्स है वो, मतलब सॉरी ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं, हाँ लिगेंड्स, लिगेंड्स को ये क्या करेगा, जी जेड एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स होंगे या तो वो हम उनको जी आउट करेंगे, ठीक है, मतलब जी एक्सिस से हम उनको बाहर निकालेंगे, दैट विल बी इलोंगेशन, जहां पे मैंने मेटल को बीच में रखा है, और ये जो दो लिगेंड्स है जेड एक्सिस के अराउंड इनको मैं स्ट्रेच आउट कर रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह की एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स है मैंने उनको स्ट्रेच आउट किया, और उनको थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए जो बाकी के चार लिगेंड्स है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम जो डिस्टॉर्शन देखते हैं वो जी एक्सिस के अराउंड देखते हैं, अगर जेड आउट हो रहा है दैट इज इलोंगेशन। इस तरह से क्या होगा, ये दो लिगेंड्स दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के अराउंड थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, अपनी डीजेनरेसी को तो लूज करता ही है, एक सिमिट्री इसकी डाउन हो जाती है, बट ये एनर्जी भी करता है, सो लोअर एनर्जी, लोअर सिमिट्री, ठीक है, समझ आए। अब दूसरा जो डिस्टॉर्शन है वो है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, यही जो जेड एक्सिस के अराउंड लिगेंड्स हैं उनको क्या करो आप, उनको जेड इन, दैट मीन्स यू आर compressing the two ligands around the axis to the metal, मेटल के पास आप उन लिगेंड्स को कंप्रेस करोगे, और उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जो चार लिगेंड्स है वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, इसमें क्या हुआ, कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, एक्स वाई प्लेन से कम हुई। तो मैं आपको आपको मैंने पहले भी बताया कि एक्स वाई एक्सिस में जो लिगेंड्स होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में जो लिगेंड्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, वो कौन कौन से हैं, लिगेंड्स तो हमने दूर ले गए हम एक्स वाई प्लेन से, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स कौन कौन से अवेलेबल थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, मतलब कि टी टू जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो ईजी ऑर्बिटल्स से हो रही है, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो दो लिगेंड्स हैं ये किस पे अप्रोच करते हैं, ऑन दी एक्सिस अप्रोच करते हैं, ठीक है। बेसिकली डी जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, डी जेड स्क्वायर आपका होता है। तो अब मैं ऑर्बिटल जो डायग्राम है वो बनाऊंगी आपका, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये था आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, जिसमें दिस इज Eg and this is T2G orbital। एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन हुआ, तो एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन की वजह से जो इलोंगेशन होगी आपकी वो किस तरह की होगी, these are Eg orbitals और ये T2G orbitals, ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब इलोंगेशन होगी तो इलोंगेशन में क्या होगा कि जो Eg ऑर्बिटल्स हैं, जो Eg ऑर्बिटल्स हैं ये राइज कर जाएंगे आपके इस तरीके से, तो देखिए जी आउट में क्या हो रहा है, जो जेड एक्सिस से लिगेंड्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए, तो अब वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, तो डी जी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक्स वाई वाले लिगेंड्स पास में आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ईजी ऑर्बिटल का, ये हाई एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि मेटल के क्लोज आ गया ना अभी ऑर्बिटल, लिगेंड और ऑर्बिटल के इंटरेक्शन ज्यादा हो गई तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, तो एक्स वाले लिगेंड्स ऊपर चले जाएंगे। सिमिलरली टी टू जी के केस में होगा, तो यहाँ पे भी जो डी एक्स वाई है वो ऊपर चला जाएगा,
और z के साथ जो कंबाइन होंगे वो नीचे रहेंगे, dzy और dzx। अच्छा, z इन के केस में क्या होगा, यहाँ पे z जो z एक्सिस के राउंड जो लिगेंड्स थे वो मेटल के पास में आए हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए dz स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे dzy और dzx ऊपर चले जाएंगे। इनको कॉम्पनसेट करने के लिए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विल बी स्टेबलाइज्ड, एंड सिमिलरली dxy हियर in the case of T2G will be stabilized more than dzy and dzx. Alright, तो ये थी आपकी Jahn-Teller distortion. This is regular, जहाँ पे आपकी सिमेट्रिक ऑक्यूपेशन है। ये केस देगी 2 को, एक इलोंगेशन को और एक कॉम्प्रेशन को। ठीक है, कोई डाउट किसी का? You can take the screenshot also if you want. नेक्स्ट, अब कॉन्सिक्वेंसेस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कंपाउंड्स में कितना जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन लिखा गया है। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम हेक्सा 6H2 मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो कंपाउंड है 3+ का, ठीक है, दिस इज टी टाइटेनियम +3, जिसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन है D1। इस कॉन्फ़िगरेशन में एसिमेट्रिक ऑक्यूपेशन कहाँ पे होगी, T2G ऑर्बिटल्स में होगी। ठीक है, तो T2G ऑर्बिटल्स में वैसे जैन-टेलर डिस्टॉर्शन में आपको बताऊं, जैन-टेलर डिस्टॉर्शन डज नॉट प्रिडिक्ट कि कौन से केस में कौन सी डिस्टॉर्शन होगी। इलोंगेशन या डिस्टॉर्शन कौन सी होगी, ये जैन-टेलर डिस्टॉर्शन नहीं बताती है। कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन, इट विल नॉट टेल। ठीक है, तो जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन सिर्फ ये बताती है कि हाँ भाई रिलीज हो रही है एनर्जी, सिमेट्री लूज कर रही है, एनर्जी लूज कर रही है, एनर्जी कम हो रही है, सिमेट्री कम हो रही है, बस इतना ही बताती है वो, और नहीं बताती। दूसरा, इसी चीज में, इस स्टेटमेंट में एक एक्सेप्शन है इसी का, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, सॉरी, तो देखिए जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन में यही वाला जो केस है ना टाइटेनियम का, जिसमें D1 है आपके पास, इसी केस में सिर्फ देखा गया है कि यहाँ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन से कि इलोंगेशन होगी या फिर कॉम्प्रेशन होगी। ठीक है, इन केस ऑफ दिस वी कैन प्रिडिक्ट थ्रू जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन डायग्राम, जो मैंने पीछे आपको बताया था ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट करने हैं, बस इस केस में कर सकते हैं। सो दिस इज एक्सेप्शन। अगर आप बात करें कॉपर की, कॉपर के 2+ कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए ऑर्बिटल्स जो है आपके वो स्प्लिट करते हैं, है ना, Eg ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं 2 में, और T2G भी स्प्लिट कर जाते हैं इस तरह से। कंप्रेशन होगी तो ये वाला, और इलोंगेशन होगी तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बस T2G में थोड़ा फर्क है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे अगर आप एनर्जी टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, CFSC क्या होती थी, इन दोनों के बीच में होती थी ना डेल्टा O,
अब डेल्टा ओ क्या हो रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, इनकी भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे होता है +0.5 डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ओ, यहाँ पे होता है -0.5 डेल्टा ओ, ठीक है। इस केस में ये अगर बेरी सेंटर है तो यहाँ पे होगा -2/3 डेल्टा, मतलब ये वाला डेल्टा है ना, स्मॉल डेल्टा नॉट, और यहाँ पे होगा +1/3 स्मॉल डेल्टा नॉट, ठीक है। इस केस में फिर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स में, जब टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स में अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूं तो इस वाले केस में स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। टाइटेनियम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी, CFSE जिसको कहीं कहती हूँ मैं, ठीक है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसमें कम होगी, तो इसीलिए ये कंप्रेशन फॉलो करता है टाइटेनियम। बट अगर आप बात करें ना D9 की, तो नीचे से तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम फिल हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पे ना CFSE दोनों में बराबर होती है। कॉपर के केस में इलोंगेशन में अगर आप देखें और कंप्रेशन में अगर आप देखें तो CFSE जो होगी वो सेम ही होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा वाला फॉलो करेगा। बट हाँ, आप इतना जरूर देख सकते हैं, क्योंकि कॉपर का केस है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन है, D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेचुरली ये क्या करेगा, ये अपने जी एक्सिस के राउंड जो लिगेंड्स है उनको बाहर निकालना चाहेगा, रादर देन आपके चार बॉन्ड्स जो कि किसके केस में है, कंप्रेशन के केस में है, जहां पे 4 बाहर जा रहे हैं, ये कंप्रेशन का केस है, ठीक है। वहां पे अगर सिर्फ 2 ही बाहर जाएं तो ज्यादा सही है ना, वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस है, सिर्फ 2 को ही बाहर निकालो, ठीक है। जब CFSE है ही सेम, पहला पेरीमीटर सेम है, तो व्हाई नॉट लुक ऑन टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, जब एनर्जी सेम है तो हम स्टेरिक की बात करते हैं। सो दैट इज व्हाई कॉपर D9 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है, मैक्सिमम टाइम वी विल सी इलोंगेशन। अंडरस्टूड, समझ आया? So D9 will have elongation mostly आप कंपाउंड में elongation ही देखेंगे। ये सिर्फ अगर आपको दे दिया जाए ना, तो यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे compression होगा, ठीक है। मैं आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये सब इस हिसाब से भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आ जाते हैं तो बताऊंगी, मैं आगे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो सही रहता है, कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियरली अभी पढ़ेंगे, क्योंकि वी हैव मतलब बहुत सा टाइम है अभी पढ़ने के लिए, है ना, तो एग्जाम तो पता नहीं कब होगा, तो वी हैव सच टाइम कि हम उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। Now, consequences of Jahn-Teller effect. Jahn-Teller effect में जब आप बात करें तो एक इरविंग विलियम सीरीज है, ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दिस सीरीज, कि ये जो सीरीज है डाइकेटाइन 3D ट्रांजिशन मेटल में जो डाइवेलेंट कैटाइन होंगे, 3D ट्रांजिशन मेटल की मैं बात कर रही हूँ, उनमें डाइवेलेंट कैटाइन की कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी के ऊपर ये सीरीज है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा है, कॉपर, इस पूरी सीरीज में, ठीक है। इट इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, ठीक है। यहाँ अगर आप पीरियड की बात करें तो आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियस डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कॉम्प्लेक्स की। बट आप अगर जब कॉपर की बात करें तो कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल है जिंक 2+ से, जबकि साइज तो Zn2+ का कम है, फिर कॉपर 2+ क्यों है ना। अगर सीरीज के अकॉर्डिंग में देखूं तो कॉपर को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था Zn से, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ
जैन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। जैन टेलर डिस्टॉर्शन होगी तो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले ही बताया, वो क्या कर जाएगा, एनर्जी कम करेगा, सिमेट्री कम करेगा, और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये जो राइज इन एनर्जी होगी कॉपर के कॉम्प्लेक्स में, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये जिंक के कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग इज दिस कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेट लिगेंड के साथ, ये जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, अब कॉपर 2+ कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी, हाँ कॉपर 2+, अगर आप सॉरी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये किसकी वजह से है, ये बेसिकली ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये अनस्टेबिलिटी है ना। तो क्योंकि कॉपर 2+ है यहाँ पे भी, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करनी ही है इसने। बट ये इथिलीन डायमीन जो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये क्या कर रहे हैं, इसको बाइंड करके रख रहे हैं, है ना। बाइंड है मतलब क्या कहते हैं उसको, रिजिड स्ट्रक्चर है ये। तो इस रिजिडिटी की वजह से कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये काफी अनस्टेबल होता है। अगर आप इथिलीन डायमीन में एक इथिलीन डायमीन को हटा दें और उसकी जगह आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रख दें, एक सेकेंड, है ना, इनको हटा के, अगर आप एक इथिलीन डायमीन को हटा के वाटर और वाटर रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है, हाँ। तो यहाँ पे हाँ, वाटर आप रिप्लेस कर देना या वाटर से रिप्लेस कर दें तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है कंपाउंड। अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दूं, इसको सेकंड, और इसी का ये क्योंकि सिस कंपाउंड है, और अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और इधर इथिलीन डायमीन, ठीक है, और ये थर्ड करूं तो यहाँ पे तो जी एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, this will be unstable than its cis complex, ठीक है, cis, which will be less stable than trans। ट्रांस में इसलिए स्टेबल होगा क्योंकि ट्रांस में जो कंपाउंड है, क्या है उसमें, ट्रांस में जो कंपाउंड है वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, क्योंकि जो यहाँ पे वाटर लिगेंड्स होंगे वो z एक्सिस की डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पे अगर आप इनको रिमूव करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स। तीसरा है इंस्टेबिलिटी ऑफ ए गोल्ड का सेकंड के टाइम। देखिए ये कौन सी सीरीज में है, सेम सीरीज में है। इस सीरीज में अगर आप देखें डाउन द ग्रुप, तो आप ये देखेंगे कि कॉपर और सिल्वर के डाइवेलेंट कैटाइन आर कॉमन। पर अगर आप बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का जो ये डाइवेलेंट कैटाइन है, इट इज नॉट स्टेबल। हालांकि यहाँ पे जैन टेलर डिस्टॉर्शन होती है, फिर भी ये स्टेबल नहीं है, फिर भी ये स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप डाउन द ग्रुप जाएं तो डाउन द ग्रुप डेल्टा नॉट इंक्रीजेस, और इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा नॉट अगर इंक्रीज होगा तो
लास्ट ऑर्बिटल जो ऊपर गया है, देखिए ये आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, इसमें से 2 ऊपर जा रहे हैं और 3 नीचे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा नॉट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। डेल्टा नॉट कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं वो हाई एनर्जी में चले जाते हैं ज्यादा, और टी2 जो उसको ज्यादा उसको स्टेबलाइज करने के लिए नीचे चल जाता है और भी ज्यादा, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है ये हाई एनर्जी में चले जाते हैं रादर देन कॉपर। कॉपर के केस में अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा ऊपर नहीं गए होंगे, वो थोड़ा ही ऊपर गए होंगे, ठीक है। ये कॉपर की बात कर रही हूँ मैं, और ये गोल्ड की। तो गोल्ड में क्या होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। फिर जब यहाँ पे डिस्टॉर्शन होती है गोल्ड के केस में, तो ईजी ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स और ज्यादा स्प्लिट कर जाते हैं। मतलब ये था ना आपके ईजी ऑर्बिटल्स, तो ये और भी ऊपर चले जाते हैं। तो जो अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं, तो इलोंगेशन में कौन सा ऑर्बिटल ऊपर जाता है, दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो लास्ट ऑर्बिटल है कॉपर के केस में, ठीक है, वो ज्यादा हाई एनर्जी में होता है। सॉरी, गोल्ड के केस में, ठीक है, गोल्ड की बात करें, सॉरी, गोल्ड के केस में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो ज्यादा एनर्जी में होता है रादर देन कॉपर 2+ और सिल्वर 2+। ये इतना ज्यादा हो जाता है कि ये कंपाउंड ही अनस्टेबल हो जाता है इस डेल्टा नॉट इंक्रीज होने की वजह से, और फर्दर इंक्रीज इन आफ्टर डिस्टॉर्शन, फर्दर इंक्रीज इन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, जहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है अभी भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, what will gold do, let me show you the diagram. So these are Eg orbitals. This is dx square minus y square. This is dz square, and Eg orbital also has split into 1, 2, like this. All right. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. This is highly unstable. This is very high in energy, high energy, और अनस्टेबल है। तो हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, तो क्या करना चाहेगा, इजिली रिमूव करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। तो A2+ बन जाएगा AU3+, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा फिर बन जाएगा ये D8 कॉम्प्लेक्स, और ये चला जाएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या केस है, दूसरा ये केस है कि ये सिंगल ना रहे और इसको ऑक्यूपाई कर ले। तो क्या कर ले, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, AU+, ठीक है। तो आपको जो गोल्ड के कॉम्प्लेक्सेस दिखते हैं वो AU+ और AU3+ दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है वो गोल्ड के केस में होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन, कोई स्पेलिंग में है ये गड़बड़, मुझे पता है पर लिखने में, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, गोल्ड के केस में, क्योंकि ये 2 वैलेंसी में आपको मिलेगा AU+, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलेगा। So this is the consequence of John Taylor effect, और यहाँ पे खत्म होता है John Taylor distortion। नेक्स्ट क्लास में मैंने सोचा था कि मैं इसी क्लास में क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, बट हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सभी के सभी करेंगे बेस्ड ऑन CFSC, बेस्ड ऑन John Taylor distortion, बेस्ड ऑन आपकी कौन सी सीरीज हमने पढ़ी थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उन सभी पे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं कॉलेज कैडर के, ठीक है। देखिए कॉलेज कैडर के ना, अब देखो एग्जाम हुआ था 2018 में या 19 के अराउंड, है ना, 2017 में निकला था, 2018 में ये एग्जाम हुआ था, तो काफी पुराना है। और 2021 अब चल रहा है, जो एग्जाम आएगा वो आपका 2022 तक आ सकता है, तो 2022 तो काफी 4 साल का गैप पड़ गया। अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो मुझे लगता है चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं कह सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं आप, और सब कुछ सिलेबस पूरा कीजिए, ऑर्गेनिक भी पढ़िए, इनऑर्गेनिक भी पढ़िए, फिजिकल भी पढ़िए, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। जो बच्चे फिजिकल में वीक हैं आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि इस बैच में आपको फिजिकल से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है।
रही बात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो उसमें भी आपको मैं इनऑर्गेनिक से तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। ऑर्गेनिक का हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का थोड़ा लेंदी भी है और इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। वी विल फर्स्ट स्टडी इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल एंड देन ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑल राइट देन, इसी के साथ ही लेक्चर खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।